चलिए। धारा 7 कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्य का निर्वहन करना। फर्स्ट, अध्यक्ष की मृत्यु, परित्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को करने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। है ना, यहाँ पे कतिपय यानी कुन परिस्थितियों की बात कही गई है में से सदस्यों का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना। यानी किन कुछ परिस्थितियां हैं जो नीचे लिखी गई हैं जिनमें जो सदस्य हैं वह अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेंगे। अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से उनके जो पद में रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति कोई नोटिफिकेशन द्वारा, अधिसूचना द्वारा सदस्य में से किसी भी एक को, यानी यहाँ पे बताया नहीं गया है कि किसी पर्टिकुलर सदस्य को, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है, किसी भी सदस्य को, किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसे रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। है ना, जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं आ जाता, तो जहाँ अगर ऐसी रिक्तियाँ हो गई हैं तो किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। हाँ, चलिए आगे। लेकिन जब अध्यक्ष छुट्टी पर, अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य जिससे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे उस तारीख तक अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्य को फिर से संभालता है। ना, यहाँ पे अगर अध्यक्ष छुट्टी के कारण, है ना, या अन्य कारणों से कुछ समय के लिए, यानी किसी कार्य के कारण वह असमर्थ हो जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, जब है तो सदस्य में से किसी भी से ऐसे सदस्य को जिसे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा, है ना, इस निमित्त प्राधिकृत करे, तो उस तारीख तक, जब तक अध्यक्ष जो है कार्य के लिए नहीं लौटता है, जब तक वह उनके कार्यों को संभाल सकेगा। है ना, और जब अध्यक्ष आ जाएगा तो पुनः अध्यक्ष वह कार्य करने लगेगा। चलिए आगे। जैसे इनको जैसे सैलरी मिलती होगी, जैसे अभी यहाँ पे कहा कि अध्यक्ष है, हाँ, सदस्य अगर अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है और उसका पद रिक्त रहता है तो सदस्य उनके पद पे कार्यरत रहेंगे, तो जो सदस्य की सैलरी रहेगी और वो अध्यक्ष का भी कार्य करेगा, उनका पदभार संभालेगा, तो क्या उनको दोनों की सैलरी मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जी। क्या है कि ये टेम्प्रेरी व्यवस्था, प्रभारी कहलाते हैं ना, ये क्या है, अध्यक्ष नहीं है, ये प्रभारी अध्यक्ष हैं। तो ये यस। जो सदस्य के रूप में जो मैं उन्हें वेतन और जो भी लाभ मिल रहे थे वही मिलेंगे। है ना, तो यहाँ पे जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, डबल सैलरी तो किसी भी हालत में नहीं मिलेगी, मगर अगर अध्यक्ष की सैलरी और जो सदस्य की सैलरी में अगर कोई भी मानदेय में यानी लाभ में अगर अंतर है, तो वह अंतर जब यानी पटेगा जब वह अध्यक्ष हो जाए। यहाँ ये प्रभारी अध्यक्ष कहलाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। और कहीं पर अगर ऐसी नियम विहित कर दिए जाएं, ये सब बातें ऑटोमेटिकली नहीं रहते हैं, इनके लिए क्या होता है आगे आएगा, है ना, आगे यही है। तो इसमें जो सेवा के शर्तों के जो रहेंगी उनके अनुसार होता है, ऐसा भी किया जा सकता है, मगर ऐसी अगर कोई नियम विहित किए जाएं। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए 8 में। धारा 8 अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निर्बंधन और शर्तें। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें ऐसे होंगे जो विहित किया जाए, परंतु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निर्बंधों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। है ना, यहाँ पे ये कहा गया है अध्यक्ष और सदस्यों को जो वेतन या भत्ते हैं या सेवा के जो और भी साधन हैं वो कैसे होंगे, जैसे कि वहाँ पे दिए जाएं, है ना, जैसे विहित किए जाएं, जो नियम बनाए जाएंगे वैसे होंगे। और दूसरी बात कही गई है कि ये आपके संविधान में भी कहा गया है, कोई भी अगर व्यक्ति सेवा किन्हीं सेवा शर्तों के में किसी को पोस्ट किया गया है तो उनके हितों को कम नहीं किया जाता, फिर बाद में नहीं बदले जा सकते। उनके हितों के में और यानी वेतन उनके रहते हुए बढ़ाए तो जा सकते हैं मगर घटाए नहीं जा सकते। वही बात यहाँ पे कही गई है, परंतु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात
उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, है ना। इसमें तो स्पष्ट रूप से लिखा है, एक ऐसा सिद्धांत भी है कि जो सेवा शर्तें हैं उनमें यानी उनमें कमी नहीं की जा सकती है, बढ़ोतरी भले ही की जा सकती है। चलिए आगे। धारा 9, रिक्तियों आदि से आयोग की कार्रवाई का अविधि मान्य न होना। आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधि मान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है। यहाँ पे यह और कहा गया है कि आयोग का कोई भी कार्य या कार्रवाई है केवल इस आधार पर, है ना, यानी उस पर प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे कि कोई है तो ये जो नियुक्ति हैं, है ना, कोई ऐसी नियुक्तियाँ जो हैं वो यानी अविधि रूप से अविधिक मान्यता के रूप में कर दी गई हैं। कोई रिक्ति या कोई गठन में कोई त्रुटि हो गई है तो उसके कारण से कोई भी कार्रवाई है वो दूषित नहीं हो जाएगी, है ना। चलिए 10वां। धारा 10, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। फर्स्ट, आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे, है ना। यहाँ पे कहाँ पे अधिवेशन बुलाया जाएगा उसके बारे में और उसकी प्रक्रिया के बारे में धारा 10 कहा है कि प्रक्रिया या आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। तो आयोग जो है अधिवेशन जो है वो सत्र जो बुलाएगा ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे, यानी अध्यक्ष तय करेगा कि कहाँ पर इस प्रकार का और किस समय पर अधिवेशन बुलाना चाहिए। चलिए 2। सेकेंड, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियमन अधिकथित करने की शक्ति होगी, है ना। इसमें यह और कहा गया है कि इस अधिनियम और उसके अधीन जो भी नियम बनाए गए हैं उनके उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया का विनियमित अधिकथित करने की, यानी उस प्रकार से उसको रेगुलेट करने की शक्ति यहाँ होंगी। चलिए आगे। आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे, है ना। अब जो जैसे ऑर्डर लिखते हैं ना, ऑर्डर करने के बाद क्या होता है उसमें साइन किए जाते हैं, सील लगाई जाती है, तो वही बात कही गई है। आयोग के सभी आदेश, जो आयोग द्वारा जो भी आदेश या कोई भी विनिश्चय किया गया है तो उसमें कौन, महासचिव द्वारा, जो महासचिव है जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा है, तो महासचिव द्वारा या इससे निमित्त जो अध्यक्ष द्वारा साम्यक रूप से प्राधिकृत कोई भी, है ना, किसी अन्य अधिकारियों द्वारा उसमें उसको प्रमाणित किया जाएगा। चलिए आगे। धारा 11, आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद। फर्स्ट, केंद्र सरकार आयोग को क भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा, है ना। अब यहाँ पे आयोग के जो अधिकारी कर्मचारी जो होंगे जिनको ऑफिस संभालना होगा उसके बारे में कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है आयोग को भारत सरकार के सचिव, यानी जो भारत सरकार का सचिव होता है ना, सेक्रेटरी होता है, IAS की सर्वोच्च ये श्रेणी के पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, है ना, उनकी पंक्ति का एक अधिकारी जो आयोग का कौन होगा, महासचिव होगा। तो भारत सरकार के सचिव के पंक्ति का एक अधिकारी जो एक तो महासचिव रहेगा जो पूरी कार्रवाई को देखेगा, है ना। दूसरा क्या है, ऐसे अधिकारी के अधीन जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी वृंद तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो उपलब्ध कराएगी। और यहाँ पे और यह कहा गया है कि ऐसे अधिकारी के अधीन जो क्या पुलिस महानिदेशक के पंक्ति के नीचे का ना हो, ऐसा पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी वृंद तथा ऐसे अन्य अधिकारी या कर्मचारी वृंद, कर्मचारी जो भी लगेंगे जो आयोग के कृत्यों को दक्षतापूर्व पालन करने के लिए आवश्यक है तो वह भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर एक और व्यक्ति रहेगा जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, जिनके जो है इसके जो और भी अन्य कर्मचारी हैं उनके साथ इस प्रकार से अन्वेषण, है ना, या इस प्रकार से पुलिस जो कार्रवाई होती है वह करवाएगा। चलिए आगे क्या है। सेकेंड, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाए आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी वर्ग नियुक्त कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे। और यहाँ पे आयोग के अधिकारी और जो कर्मचारी वृंद कहलाता है, जो है ना, जो कर्मचारी रहेंगे, है ना। तो दो पढ़ा ना भी आपने,
इतनी। हाँ सर, सेकंड। तो ऐसे नियम के अधीन रहते हुए जो भी नियम जो बनाएंगे केंद्र सरकार द्वारा इसे निमित्त बनाए जाएंगे। आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी, वैज्ञानिक कर्मचारी वृंद को नियुक्ति कर सकेगा जो आवश्यक समझे। यानी ये जो आयोग है तो इन प्रकार के जो आवश्यक होते हैं, जो वहाँ प्रशासनिक ज़रूरत होती है, तो वो प्रशासनिक लोगों को, कोई टेक्निकल अगर इशू हैं उनके लिए, और वैज्ञानिक कर्मचारी जो हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, इनको भी वहाँ पे कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो आवश्यक समझे। तीसरा, थर्ड, उपधारा 2 के अधीन नियुक्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद के वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होगी जो विहित की जाए। है ना। यहाँ एक और कहा गया है कि 2 में जो इस प्रकार के अधिकारियों को नियुक्ति की जाएगी, जो भी कर्मचारी भी होंगे, तो उनके वेतन, भत्ते और सेवाएं, शर्तें ऐसी होंगी जो ऐसे नियम में विहित की जाएंगी।